फैन और तेज करो। चलो देखो, स्टार्ट करें हम लोग कंपनीज अकाउंट, ठीक है ना। देखो कंपनीज अकाउंट जब भी आप पढ़ोगे इसमें कई टॉपिक है। सबसे पहले अगर आपको पढ़ना है और सारी चीजें मेंटेन करनी है, आपको क्या करना पड़ेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद आप स्टार्ट करो इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर, रेशियो एनालिसिस, है ना। तो ध्यान रखोगे चाहे एलटी हो चाहे अदर एग्जामिनेशन हो, अभी मान लो एलटी का ट्रेंड चल रहा है तो एलटी में बहुत ज्यादा इसको प्रायोरिटी देंगे ना, चाहे फिर टीजीटी हो, पीएचटी हो, नेट जेआरएफ हो, ठीक है। 11 12 तो सारे में ये क्या है, आपका एक प्रीसियस टॉपिक है, ठीक है। तो देखोगे इशू ऑफ शेयर की जब भी आप बात करेंगे, सबसे पहले बात करोगे मीनिंग ऑफ कंपनी की, है ना। या कंपनी लॉ की भी आप बात करेंगे तो सबसे पहले क्या बात करेंगे आप, मीनिंग ऑफ कंपनी की बात करेंगे। तो ध्यान रखोगे जब भी आप कंपनी की डिफिनीशन या मीनिंग को कंसीडर करोगे, हमेशा आप इसको 3 तरह से कर सकते हो, ठीक है ना। पहला आप कैसे करोगे, पहला करोगे आप अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013। ध्यान रखोगे क्योंकि ये किसकी बात है, कंपनी की बातें हैं, तो ध्यान रखना है आपको, यहां पर जितनी भी बातें होंगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। अब ध्यान रखोगे एक्ट क्या कह रहा है, एक्ट ने जो इसको डिफाइन किया गया है, कहां डिफाइन किया गया, सेक्शन 2 क्लॉज 20 में। इसने क्या बोला, कंपनीज मींस द कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड, जो इनकॉर्पोरेटेड है अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस लॉ, है ना। आपको पता है जब आप कंपनीज लॉ पढ़ रहे थे 2013 के पहले, उस समय हमारे पास एक लॉ था जिसका नाम क्या था, द कंपनीज एक्ट 1956, है ना। लेकिन करंट में आपके पास कौन सा लॉ है, द कंपनीज एक्ट 2013। बात समझ में आ रही है। तो ध्यान रखोगे आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो, कंपनी का मतलब एक ऐसी कंपनी से है जो क्या है, करंट के इस कंपनी अधिनियम जो कि 2013 है और प्रीवियस का जो एक्ट है 1956, दोनों के अकॉर्डिंग एक कंपनी है, ठीक है। फिर ये बनाई गई हो और समय समय पर क्या है, इसमें चेंजेस किए गए हो, है ना। देखते हो ना लगातार कंपनी एक्ट में चेंज आता रहता है ना। तो चेंज को क्या करना है, आपको कंसीडर करना है। उसके बाद ध्यान करोगे जब आप पढ़ोगे ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड, वर्ड के बेस पर, तो ध्यान रखेंगे कंपनीज में 2 वर्ड है, कम प्लस पेन, ठीक है ना। देखोगे कम का मतलब क्या है, टुगेदर विथ, है ना। जब लोग साथ साथ बैठ के खाना खाते थे पहले, ठीक है ना, टुगेदर का मतलब क्या था, साथ साथ, पीस ऑफ ब्रेड का मतलब खाना खाने से। तो प्राचीन काल में जब लोग आपस में साथ बैठकर खाना खाते थे तो हमने क्या किया, उसका नाम कंपनी रख दिया। लेकिन करंट सिनेरियो क्या है, इसमें चेंज आ गया। आज के समय में जो लोग आपस में साथ में मिलकर बिजनेस करते हैं उसको आपने क्या नाम दिया, कंपनी, ठीक है। तो ध्यान रखोगे, ठीक है, ये एक्ट के अकॉर्डिंग हो गया, ये वर्ड के भी यहाँ पर हो गया। लेकिन हमको डिफरेंस में, जब डिफिनेशन में क्लियरेंस लानी है तो हम लोग क्या करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स पर बात करते हैं। जब आप फीचर्स की बात करोगे, क्या है, अ कंपनीज आर्टिफिशियल, कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल मतलब क्या होता है, मैन मेड, आर्टिफिशियल मतलब क्या है, मैन मेड। फिर जुडिशियल, जुडिशियल मतलब क्या है, लॉ। जिस कंट्री में आप रहते हो आपकी ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उस कंट्री के लॉ के बारे में जानो, ठीक है। तो ध्यान रखो कि कंपनी के आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, पर्सन क्यों बोला गया, अब द कॉमर्स अब है या शिवगंगा कोचिंग है ना। तो क्या करोगे आप, गवर्नमेंट अगर टैक्स मांगे क्या कहोगे, जाओ कोचिंग से ले लो। कोचिंग क्या है, एक कोचिंग एक कैसा प्राणी है, निर्जीव प्राणी है, उससे कोई नहीं ले सकता। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको उठा के इंडिविजुअल में डाल दिया, इंडिविजुअल डिफिशियल में पर्सन कवर है, ठीक है। इसीलिए क्या हो गया, कंपनी एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ठीक है। ध्यान रखोगे हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है, इसकी एक अलग से पहचान। बात समझ में आई नहीं। ध्यान रखोगे हम कंपनी का कंट्रोल और मैनेजमेंट करते हैं, हम क्या करें, कंपनी का कंट्रोल मैनेजमेंट करते हैं। लेकिन मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी है, वो पर्सनल प्रॉपर्टी हमारे पर्सनल नेम फेम से जानी जाएगी। बट कंपनी क्या होगी, कंपनी अपने नेम फेम से जानी जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखोगे ये क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है, कंपनी अलग है, कंपनी के ओनर अलग है, कंपनी को चलाने वाले अलग है, कंपनी का मालिक अलग है।
कंपनी को चलाने वाले को आप बोलते हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी का जो मालिक होता है उसको आप बोलते हो शेयर होल्डर। जो आदमी, जो लोग कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनको आप बोलते हो शेयर होल्डर। क्लियर है? विथ परपेचुअल एग्जिस्टेंस, व्हाट इज मीन बाय परपेचुअल एग्जिस्टेंस? परपेचुअल एग्जिस्टेंस मींस अनलिमिटेड लाइफ, है ना? हाँ, नेवर एंडिंग। जब आप कंपनी या किसी भी बिजनेस का सेटअप करते हो, एस्टेब्लिशमेंट करते हो, आप ये मानते हो कि उसको आप कभी खत्म नहीं करोगे, आप उसको अनलिमिटेड टाइम तक क्या करेंगे, लेके आगे बढ़ेंगे, है ना, उसको चलाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखोगे, है बस सेपरेट लीगल एंटिटी विथ परपेचुअल एग्जिस्टेंस। फिर हिज शेयर वर फ्रीली ट्रांसफरेबल, इसके शेयर को क्या करते हो आप, फ्रीली ट्रांसफरेबल का मतलब स्वतंत्रता पूर्वक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित करते हो, है कि नहीं? ट्रांसफर करते हो नहीं? आपको पता है पार्टनरशिप की सबसे बड़ी मेरिट डिमेरिट क्या थी? अगर कोई पार्टनर अपना शेयर किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर करता है ना, तो पार्टनरशिप फंड क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। क्यों डिसॉल्व हो जाएगी? एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपका जो एग्रीमेंट हुआ तो जो पार्टनरशिप डीड है उसमें ये बात मेंशन है ना, वो लीगल फॉर्मेलिटी है कि आप अपना शेयर किसी को ट्रांसफर नहीं करोगे। विथ लिमिटेड लायबिलिटीज, है कि नहीं? कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं इनकी लायबिलिटी कितनी होती है, जितने का ये शेयर परचेज करते हैं उतनी इनकी लायबिलिटी होती है। आपने 50,000 के शेयर परचेज किया था, आपने 25 पेमेंट कर दिया, 25K का पेमेंट कर दिया, बैलेंस 25K का पेमेंट आपको करना है, तो लायबिलिटी कितने की बाकी, 25। जितना पेड कर दोगे उतनी लायबिलिटी आपकी खत्म हो जाएगी। फिर आप ध्यान रखेंगे, इट्स मैनेजमेंट इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ओनरशिप, इसका मैनेजमेंट किसके हाथ में होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में, एंड सेपरेट फ्रॉम ओनरशिप। आपको मैंने अभी बताया ना, जो आदमी मैनेजमेंट करता है उसको आपने क्या नाम दिया, उसको आपने नाम दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मैनेजमेंट जो करता है उसको क्या नाम दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बट जो पर्सन फंड लगाता है, इन्वेस्ट करता है, ओनरशिप जिसके हाथ में होती है उसको आप क्या बोलते हो, शेयर होल्डर। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत आपको यहां तक? बताओ। आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं। एक बात ये मैंने आपको बताया था, फीचर्स ऑफ कंपनी। जब भी आप बात करेंगे फीचर्स ऑफ कंपनी की, तो ध्यान रखोगे कंपनी कैसी होनी चाहिए, कंपनी हमेशा होनी चाहिए टॉप क्लास की। कंपनी हमेशा कैसी होनी चाहिए, टॉप क्लास। बात समझ में आ रहा है आपके, है ना? टॉप क्लास का मतलब क्या होता है भैया, टी मीन्स, टी का मतलब ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, है ना? आप अपने शेयर्स को आसानी से स्वतंत्रता पूर्वक हस्तांतरित कर सकते हो। किसको करोगे, जिसका आपका मन, है ना? जिसको आपका मन करता है आप उसको करो, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं। बट प्राइवेट कंपनी में क्या है, रिस्ट्रिक्शंस फॉलो होंगे। ठीक है? ओ मींस ऑपरेशन, ओनरशिप इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स मैनेजमेंट। आपको पता है मैनेजमेंट किसके हाथ में होता है, कंट्रोल और मैनेजमेंट की जब आप बात करते हैं किसके हाथ में होते हैं बेटा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होते हैं। ठीक है? आपको इन सभी बातों को ध्यान में रखना है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में क्या है आपका, मैनेजमेंट। लेकिन ओनरशिप किसके हाथ में होती है, शेयर होल्डर्स के हाथ में होती है। ठीक है? इसको आपको ध्यान रखने हैं। फिर आपको मैंने पढ़ाया परपेचुअल सक्सेशन और अनलिमिटेड लायबिलिटीज, है ना? किसी के आने, किसी के जाने, किसी के दुनिया से जाने से कंपनी के लाइफ पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है। पार्टनरशिप फर्म नहीं है, खत्म हो जाएगी, है ना? मैनी पीपल्स आर कम एंड गोस, बट कंपनी क्या हो, कोई भी है, चाहे जितने आए चाहे जितने जाए, उससे मतलब, बट कंपनी क्या होगी, अपना जीवन जीती रहेगी। ठीक है? क्यों? क्योंकि ये क्या लीगल पर्सन है, इसका लाइफ का सेटअप कैसे हुआ, अकॉर्डिंग टू लॉ। फॉर्मेशन कैसे हुआ, अकॉर्डिंग टू लॉ। तो वाइंडिंग अभी कैसे होगा, अकॉर्डिंग टू लॉ। कॉमन सील मींस क्या है, अगर आप हमारे पास फीस सबमिट करते तो आपको एक रसीद बना के दी जाती है, उस पर एक सील लगती है, दैट इज कॉल्ड कॉमन सील। उसी तरह आप ध्यान रखोगे कंपनी की भी क्या होती है, कॉमन सील। फिर लिमिटेड लायबिलिटीज, कंपनी की लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। कितनी लिमिट है इस पे, जितने रुपए का आपने शेयर लेके रखा उतने की लिमिटेड, है ना? मान लो अगर आपने 50,000 का शेयर लिया, 10 रुपए वाले शेयर है, आपने 25,000 का पेमेंट कर दिया, बट 25,000 का पेमेंट अभी बाकी है, तो हमारी लायबिलिटी अभी कितने की राइज होगी, 25,000 रुपए की। ठीक है?
तो ध्यान रखो कि जितने का सेल होगी उतनी होगी, बट अगर आप उसमें से कुछ पेड कर दिए हो, जितना पेड होगा वो लायबिलिटी खत्म हो गई, जितना रिमेनिंग होगा वो लायबिलिटी अभी राइज। ठीक है। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल मींस मैन मेड, जुडिशियल मींस जो आपके कंट्री के रूल्स रेगुलेशन कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करता हो। एंड पर्सन मतलब जिसको आप पर्सन के काउंटिंग में, गिनती में शामिल करते हैं। ठीक है। सेपरेट प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? यहां पर जो ओनर होगा उसकी प्रॉपर्टी अलग है, जो कंपनी होगी उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। फिर सेपरेट मेंबरशिप फ्रॉम ओनर्स, कंपनी की प्रॉपर्टी, कंपनी का ओनरशिप अलग है, शेयर होल्डर एक अलग पर्सन है, उसका प्रॉपर्टी, उसका एसेट, उसका ओनरशिप सब अलग रहेगा। ठीक है। फिर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। अब देखो, जब से कंपनी एक्ट 2013 आया बहुत सारे लीगल कंप्लायंसेस लग गए, है ना। आपको क्या करना है? कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना है ना, आपको डिन लेना है, आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना है ना। तो ये सारे डॉक्यूमेंट, इसीलिए क्या बोला है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, और भी लीगल फॉर्मेलिटीज है उसको भी आपको फुलफिल करना पड़ेगा। क्लियर है आपको? आओ आगे बढ़ते हैं। इस डायग्राम में इन्हीं बातों को बताया गया है। देख पा रहे हैं आप लोग? क्या देख पा रहे हैं? देख लो। पढ़ लो एक बार। क्या पढ़ पा रहे हो इसमें से? कह रहे कंपनी को रन और डेवलप कराना है ना। अगर रन और डेवलपमेंट करोगे तो आपको रिक्वायरमेंट होगी किसकी? पैसे की जरूरत पड़ेगी। इस पैसे की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पब्लिक इशू करना पड़ेगा। नहीं, पब्लिक इशू को ही आपने क्या नाम दिया? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कोई भी कंपनी पहली बार मार्केट में अपने शेयर को इशू करती है, दैट इज कॉल्ड आईपीओ। अब ध्यान रखोगे, लेकिन कोई भी कंपनी अपने शेयर को तभी सेल कर सकती है जब उस पर मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल गया हो। ये आपको पता है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए? 90% ऑफ इशूड या पेड अप कैपिटल। ठीक है ना। ध्यान रखोगे, जितनी आपने कैपिटल है, पेड अप कैपिटल है, उसका 90% ये होना चाहिए। बात समझ में आ रही नहीं? अच्छा, अगर आप इतना नहीं करोगे तो क्या होगा? आप अपने शेयर को इशू नहीं कर पाओगे। किसको? पब्लिक को, है ना। इसी पर्पज को फुलफिल करने के लिए, ठीक है ना, क्या करेंगे आप? अब कोई कंपनी मार्केट में नहीं है तो 90% उसके सब्सक्रिप्शन हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। अब देखो भैया, बवाल हो गया। तो क्या करेगा? कंपनी एक ऐसे पर्सन को खोजेगा, है ना, पर्सन अपॉइंटेड फॉर सेल ऑफ शेयर, जो क्या करेगा? कंपनी के शेयर्स को बेचने की या बिकवाने की गारंटी रखेगा या देगा। ठीक है ना। तो ध्यान रखोगे, जो पर्सन इस बात की गारंटी कंपनी को प्रोवाइड कराएगा उसका नाम क्या होगा? अंडरराइटर। अंडरराइटर एक ऐसा पर्सन होता है जो क्या करता है? गारंटी प्रोवाइड करता है। किसको? कंपनी को। क्या करने के लिए? सेल ऑफ शेयर के लिए, है ना। किस बिहाफ पर? कमीशन के बिहाफ पर। जो कमीशन आपका मैक्सिमम 2.5% होगा, ठीक है, या उससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, यहां 5% लिखा, अमेंडमेंट में आ गया। ठीक। अब कोई भी कंपनी ये सारी लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर देगी तो शेयर इशू करने के लिए क्या करेगा? वो प्रॉस्पेक्टर इशू करेगा। प्रॉस्पेक्टर क्या होता है? इंफॉर्मेशन होती है रिलेटेड, किससे रिलेटेड? पब्लिक इशू से, जिसमें वो लिखाएगा कितना शेयर इशू कर रहे हो, उसकी फेस वैल्यू क्या है, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन आप इसमें मेंटेन करेंगे। बात समझ में आ रहा है आपको? इसमें कोई प्रॉब्लम हो आप बताओ। आगे देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी की इसके बाद में बात करता हूं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी में यहां बहुत शॉर्ट में लिखे हैं, आते हम लोग इसके लिए अलग नोट्स पर।
दिख रहा है सबको? हर चीज में कोड मैंने डाल दिया है जिससे आपको याद करने में आसानी हो। ठीक है, यहां टाइप्स ऑफ कंपनी की जब भी बात करोगे, आई, ला, मेरी, ओशियन, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे आप। आई का मतलब क्या होता है? आई का मतलब होता है इनकॉर्पोरेशन। आई क्या शो कर, इनकॉर्पोरेशन। ला मीन्स, मेरी मीन्स मेंबरशिप, ओ मीन्स ओनरशिप, सी मीन्स कंट्रोल, एंड एन का मतलब नेशनलिटी। बात समझ में आ रही नहीं? तो ये है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी। क्या आपको याद रहेगा? है ना? तो पहला क्या हो गया? इनकॉर्पोरेशन के बेस पे कंपनी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला क्या आपका? चार्टर्ड कंपनी। दूसरा क्या आपका? स्टैट्यूटरी कंपनी। तीसरा क्या है? रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। फिर लायबिलिटी के बेस पर अनलिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटीज। ठीक है, फिर मेंबरशिप के बेस पर कंपनी को 3 पार्ट में, पब्लिक, प्राइवेट, 1% कंपनी। ठीक है, ओनरशिप और कंट्रोल के बेस पर होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। नेशनलिटी या जुडिक्शन के बेस पर इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी। क्या आपको ये बातें क्लियर हो रही हैं? कोई समस्या है यहां पर? आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये चार्टर कंपनी क्या होती है, पढ़ेंगे सब लोग इसको एक बार। बताइए क्या होता है चार्टर कंपनी? हाँ, ध्यान रखोगे, द कंपनी विच इज इस्टेब्लिश बाय द रॉयल चार्टर और अंडर। देखो, पहले के समय में क्या चलता था? राजशाही शासन, राजा का लड़का राजा। ठीक है ना? तो ध्यान रखोगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोलिजियम सिस्टम। आज भी देखो हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट में ये सिस्टम अप्लाई है। ठीक है, तो देखोगे रॉयल चार्टर या स्पेशल ऑर्डर ग्रांटेड बाय अ किंग और अ क्वीन, है ना? लंदन में आज भी कौन सा शासन है? राजधानी। ठीक है, तो ध्यान रखोगे आर नोन एज। तो ऐसी कंपनी जो चार्टर एक्ट या किसी क्वीन या किसी किंग, ठीक है, या किसी स्पेशल ऑर्डर पर बनाए जाते हो, किसके? क्वीन, किंग या किंगडम। तो ध्यान रखोगे इस तरह की कंपनी को आप बोलते हो चार्टर कंपनी। ठीक है ना? किसी स्पेशल राज नियम द्वारा स्थापित हो। ठीक है, दिस टाइप ऑफ कंपनी इज नॉट फाउंड इन इंडिया नाउ। अब इस तरह की कंपनी को भारत में आप नहीं, इस तरह कंपनी भारत में नहीं पाई जाती। आपके लिए एग्जांपल द ईस्ट इंडिया कंपनी है, द बैंक ऑफ इंग्लैंड। बात समझ में आ रहा है? तो अब इस तरह की कंपनी को आप नहीं पाएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ध्यान दो। फिर दूसरे नंबर पर आप देखेंगे, क्या देखेंगे? स्टैट्यूटरी कंपनी। ठीक है, सच अ कंपनी इस्टेब्लिश अंडर अ स्पेशल एक्ट पास बाय पार्लियामेंट। जब पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, एट द केस में भी, दोनों में से जो जैसा समझे सुटेबल, है ना, वो क्या करें? एक स्पेशल ऑर्डर देके एक स्पेशल कंपनी का निर्माण करते हैं। उसको आप नाम देते हो वैधानिक कंपनी या स्टैट्यूटरी कंपनी। इसको आप हिंदी में वैधानिक कंपनी बोलते हो। वैधानिक कंपनी क्यों बोलते हो? इन द सेंस क्योंकि ये विधि के द्वारा, लॉ के द्वारा बन रही है। स्टॉप कर दो उसकी जगह, स्टॉप करने को बोला जा रहा है, सुना करो कान से हमेशा। ठीक है ना? ऑब्जेक्ट एंड पावर क्या है इसका? कौन डिफाइन करता है? एक्ट। ऑब्जेक्ट और पावर इसका कौन डिफाइन कर रहा है? एक्ट। बात समझ में आ रही नहीं? ऑडिट कौन कर रहा है इसका? कैग, CNAG, है ना? आपको पता है CNAG ऑडिटर का सबसे बड़ा क्या है? हब है, ये अधिकारी है आपका, जिसको आप क्या कहते हो? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है।
ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है? आरबीआई, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अभी अगर तुम लोग सीए, सीएमए, सीएस में रजिस्ट्रेशन कराओ तो उसमें देखो जो बुकें मिलती हैं उसके बुक के नीचे लिखा है ना, द स्पेशल एक्ट पास बाय पार्लियामेंट। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप। देखेंगे थर्ड नंबर पर रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। ये क्या होता है, पढ़ेंगे आप लोग, बताइए क्या है? ऐसी कंपनी जो प्रेजेंट का हमारा एक्ट कौन सा है? द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इसका कंट्रोल मैनेजमेंट हो रहा है और कंपनियों का इसके अफेयर के अकॉर्डिंग हो रहा है ना। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जिसका भी कंट्रोल एंड अफेयर मैनेज किया जा रहा है या कंट्रोल मैनेजमेंट किया जा रहा है उसको आप क्या बोलते हो? रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड। या सीधी सिंपल बात क्या है, ऐसी कंपनियां जो इंडियन कंपनी सॉरी द कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड हो गई एंड टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस उसके अकॉर्डिंग आप कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। जैसे आप देखो सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड, मारुति उद्योग लिमिटेड, ये सब क्या है आपके? ये सब एग्जाम्पल हैं रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड कंपनी के। क्या आपको यहां तक बात क्लियर हो रही है? इसमें कोई समस्या? देखो, रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेट कंपनी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटीज और अनलिमिटेड कंपनी। ठीक है, आपको इसको अलग से भी पढ़ना था, इसको आप अलग से भी पढ़ सकते हो, पढ़िए। दिख रहा है सबको? आगे बढ़े। देखो ये क्या है, टीसीएच लिमिटेड। यहां पर 2 शेयर होल्डर हैं, एक कौन है? अदिति, और एक कौन है? प्राची। इसके पास 10,000 शेयर हैं, 10 रुपए वाले, मतलब 1 लाख रुपए। इसकी टोटल लायबिलिटी कितने की राइज हुई है? 1 लाख की। लेकिन इसने 5 रुपए पेड कर दिया, 50,000। अभी इसकी लायबिलिटी कितनी है? जितनी अनपेड कैपिटल है। अनपेड कितनी है? 50,000। उस फैन को थोड़ा इधर करके कर दो ना, तो इधर हवा है। प्राची के पास देखो 20,000 शेयर है, कितने वाले? 10 रुपए के। तो टोटल लायबिलिटी कितने की इसकी? 2 लाख की है, लेकिन इसने 2 रुपए पेड कर दिया, मतलब 40,000 पेड हो गया है। अनपेड कितना है? 1,60,000। 20,000 शेयर पर 8 रुपए ग्रेड से 1,60,000, तो इसकी लायबिलिटी कितने की है? तो इस तरह की जो कंपनियां हैं उसको आप क्या बोलते हो? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, है ना। अगर आप देखो इसके पास जितने शेयर थे इतने की लायबिलिटी, बट इसने क्या कर दिया? इतने का पेमेंट कर दिया है, तो लायबिलिटी कितने की बाकी है? जितना अनपेड कैपिटल है। अगर इसको देखो, इसने इतना पेमेंट कर दिया है, बट नॉन पेड कितना है? 1,60,000। तो ध्यान रखो कि इस तरह की कंपनी क्या कहलाएगी? आपकी लिमिटेड बाय शेयर। अब देखो भैया, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, सेम एग्जांपल है। देखो अदिति के पास 10,000 शेयर था, 10 रुपए वाला, टोटल 1 लाख। इसके बाद 20,000 शेयर थे, 10 रुपए, टोटल 2 लाख। इतना तो पेड करोगे ही ना आप। लेकिन इन शेयर होल्डरों ने गारंटी दे दी है, अगर कोई डिफिशियंसी होगी तो हम 2 लाख तक की डिफिशियंसी का आपकी हेल्प करेंगे, है ना। ऐसी कंपनी को आपने क्या नाम दिया? लिमिटेड बाय गारंटी। जितना शेयर उतना तो दोगे ही दोगे, बट आपने गारंटी भी दी है कि हम पेड करेंगे कितना? 2 लाख रुपए। कब पेड करेंगे? जब जरूरत होगा, जब कंपनी कोई डिफिशियंसी हो। अनलिमिटेड कंपनी क्या होती है, जरा पढ़े हम।
क्या बोला है, द कंपनी विच द लाइबिलिटी ऑफ एवरी मेंबर इज अनलिमिटेड। ऐसी कंपनी जिसकी लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है। कैसे, जैसे पार्टनरशिप फर्म की, ठीक है, कहां तक, एक्सटेंड टू दी पर्सनल प्रॉपर्टी, जहां तक उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी हो। इस तरह कंपनी को क्या बोलते हो आप, अनलिमिटेड कंपनी। देखोगे इस तरह की कंपनी की डेट की जो लाइबिलिटी है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, कैसे, उनके इंटरेस्ट में, मतलब इंटरेस्ट मतलब क्या है, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। सच कंपनी मे और मे नॉट बी शेयर कैपिटल, इस तरह की कंपनी में शेयर कैपिटल हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज इनफोर्सेबल ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, है ना। इस तरह की जो मेंबर्स हैं, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, वाइंडिंग अप के समय अपनी लाइबिलिटी पेड कर सकते हैं, ठीक है, या इन्फोर्स करा सकते हैं। पेमेंट किए, लाइबिलिटी राइज होगी तभी पे करोगे, नहीं होगी तो नहीं पे करोगे अपना लोग, ठीक है। अब आ जाते ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल के बेस पर। आपको पता है जब भी आप बात करोगे कंट्रोल या मैनेजमेंट की, आप पढ़ोगे इसमें एक होल्डिंग कंपनी और एक पढ़ोगे आप सब्सिडियरी कंपनी। आप लोग पढ़े भी होंगे, है ना, बीकॉम फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़े होंगे, नहीं याद है। देखिए ये टीसीएच लिमिटेड है, इसके पास कितने शेयर हैं, 10,000। और ये क्या है, टीएसएच लिमिटेड, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे आप, क्या ध्यान रखोगे, अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी से के 50% से भी ज्यादा शेयर खरीद ले, 50% ज्यादा शेयर खरीद लेगी, एक भी ज्यादा, तो जो कंपनी खरीदेगी वो होल्डिंग कंपनी होगी, जिस कंपनी खरीदेगी वो सब्सिडियरी कंपनी होगी। देखो जैसे बाय होल्डिंग मोर देन 50% ऑफ द शेयर कैपिटल, आप ध्यान दो, टीएसएच लिमिटेड ने क्या कर दिया, इसका कितना शेयर खरीद लिया है, 5,000 एक शेयर खरीद लिया, 10,000 है तो 50% कितना हो गया, 5,000 प्लस 1 शेयर खरीद लिया, ठीक है ना। तो ध्यान रखोगे ये क्या होगी, हमारी होल्डिंग कंपनी होगी, और वो क्या होगी, सब्सिडियरी कंपनी होगी। ये जनरल नॉलेज है, ये क्या है आपका जनरल नॉलेज। अब 3 बातें आप रखोगे याद होल्डिंग सब्सिडियरी के लिए। अगर कोई कंपनी किसी कंपनी के 50% ज्यादा शेयर खरीद ले, फिर अगर हमने 50% से ज्यादा शेयर खरीद लिए तो वोटिंग राइट कितने, किसके पास आ गए, होल्डिंग के पास, जिसके पास ज्यादा शेयर उसके पास ज्यादा वोटिंग राइट। फिर राइट टू अपॉइंट मेजोरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब जब सब कुछ मेरा है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तुम अपॉइंट करोगे क्या, जब पैसा मेरे लगा तुम्हें साथ चलेंगे हम, नहीं। तो ध्यान रखोगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसके होंगे, होल्डिंग कंपनी। तो सब्सिडियरी कंपनी क्या होगी, जिसके शेयर खरीद लिए गए 50 ज्यादा, जिसके वोटिंग रेट कम हो गए हैं, या उस पर कंट्रोल किसका हो गया है, होल्डिंग कंपनी का हो गया है ना। जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर भी कंट्रोल मैनेजमेंट किसका हो गया, होल्डिंग का हो गया, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी तो पता होगा आप लोग को, गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, इट इज अ कंपनी इन विच 51% और मोर ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट आइदर पार्शियली और होली। ये क्या भैया, टीसीएच लिमिटेड है, इसके 51% या उससे ज्यादा शेयर कौन खरीद लिया है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 20%, स्टेट गवर्नमेंट ने 20% और लोकल गवर्नमेंट ने 11%, टोटल 51% शेयर परचेज कर ली। तो ये कंपनी टीसीएच लिमिटेड क्या होगी, आपकी गवर्नमेंट कंपनी होगी। या मान लो इसके 80% शेयर हमने परचेज कर लिए, है ना, 40 सेंट्रल ने, 20 ने, ठीक है। तो आप ध्यान रखोगे गवर्नमेंट की मीनिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट आर इंक्लूडेड, ठीक है। कंटोनमेंट बोर्ड, ग्राम पंचायत, सब क्या आपकी लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है। तो देखोगे सेल, बेल, एचएमटी, ये सब क्या है आपकी गवर्नमेंट कंपनीज हैं। इसमें कोई समस्या हो आप लोग बताओ।
ऑन द बेसिस ऑफ नेशनलिटी और जुडिक्शन। इंडियन कंपनी क्या है? ऐसी कोई भी कंपनी जो अपने टेरिटरी के अंदर बिजनेस कर रही है ना। आपको पता ही नहीं इंडिया कहां तक होता है, इंडिया का ये मैप है, ऐसे ही होता है ना। बाकी आइसक्रीम की तरह होता है, मैं इसको नहीं बना पाता, ठीक है, इतना बना पाता हूं। इंडिया 3 तरफ क्या है, समुद्र से घिरा हुआ है। तो केवल ये बेस, इसको आप क्या बोलते हैं, इसको बोलते हो आप बेस लाइन, ठीक है ना। तो केवल बेस लाइन तक इंडिया नहीं है, पानी के अंदर भी इंडिया है, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, टेरिटोरियल वाटर इन इंडिया। तो ध्यान रखो कि जब कोई कंट्री अपने टेरिटरी के अंदर बिजनेस करती है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल बिजनेस, ठीक है ना। तो इंडियन बिजनेस हो गया, अपने कंट्री के अंदर बिजनेस कर लो। तो इंडियन कंपनी क्या हो गई? ऐसी कंपनी जिसका कंट्रोल मैनेजमेंट इंडियन या किसी इंडियन कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग होगा, उसको आप क्या नाम दोगे? देखो, द कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, आपके यहां यही एक्ट अभी चल रहा है, ठीक है। फिर जिसके प्रोविजन, जिसमें कौन सा एप्लीकेबल है? कंपनीज एक्ट 2013 के, जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहां है? इंडिया में। जिसका पोयम कहां से होता है? पोयम का मतलब प्लेस, ओ का मतलब ऑफ, ई का मतलब इफेक्टिव और एम का मतलब मैनेजमेंट। जिसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहां है? इंडिया। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब क्या? की डिसीजंस या मीटिंग कहां पर हो रही? इंडिया में। तो इंडियन कंपनी मानी जाएगी। फॉरेन कंपनी क्या है? कहां से इनकॉर्पोरेटेड है? आउटसाइड इंडिया से, जिसमें प्रोविजन कहां से है? अलग अलग कंट्री के अप्लीकेबल। लेकिन अगर आपके कंट्री में बिजनेस करेंगे तो आपकी भी लॉ को वो मानेगा, ठीक है। जिसका पोयम कहां से है? आउटसाइड इंडिया का। पोयम का मतलब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, ठीक है। मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती है? ऐसी कंपनी जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में बिजनेस कर रही हो, है ना। बट उसका हेड ऑफिस क्या है? एक पर्टिकुलर प्लेस पर। वो क्या है? एमएनसी से। जैसे वॉलमार्ट, ये क्या है आपका? मल्टीनेशनल कंपनी। हिंदुस्तान यूनिलीवर, है ना, ये सब क्या है? मल्टीनेशनल कंपनी है। ज्यादा फोकस आपको यहां पर करना है, ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। क्या आप देख पा रहे हैं? बताओ। प्राइवेट कंपनी क्या है? सेक्शन 2 क्लॉज 68 डिफाइन करता है प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या होता है। प्राइवेट कंपनी मींस द कंपनी बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ऐसी कंपनी जिसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये बात बताता है। प्राइवेट कंपनी मींस द कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी। जिसका आर्टिकल क्या कह रहा है? कह रहा है ऐसी कोई भी कंपनी जो पब्लिक कंपनी नहीं है, वो प्राइवेट कंपनी। क्या आपको समझ में आया क्या प्राइवेट कंपनी कौन सी? कुछ नहीं समझ में आया। फिर हम लोग आ जाते हैं फीचर्स के बेस पर, डिफिनीशन पर। यहां पर बताते हैं ऐसी कोई कंपनी जिसमें कम से कम मेंबर्स की रिक्वायरमेंट कितनी है? 2, मैक्सिमम 200। फिर रिस्ट्रिक्शन लगा है, ट्रांसफर टू इट शेयर, जो अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकता। किसको? टू दी पब्लिक, ठीक है। जो इनवाइट नहीं कर सकता है अपने शेयर्स के लिए, किसको? जनरल पब्लिक को। जो अपने नाम के साथ वर्ड यूज करता है, प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने हैं? 2। वो कंपनी कौन सी कंपनी कहलाती है? बात समझ में आ रहा है आपके? कोई दिक्कत? पक्का? ठीक है भाई। बगल वाले लोग जितना चिल्लाते हैं, इतना अगर पढ़ लेते तो इनका कल्याण हो जाता। अब समस्या ये रहती है ना, जब ज्यादा उम्र में आप पढ़ाई करेंगे तो आप सभी सुख से वंचित रह जाएंगे। अब आप चाहे क्लास में चिल्ला लें, बच्चा बन जाओ, तो बन पाओ क्या? अब बूढ़े हो गए तो इस बात को स्वीकार लो कि अब हम बुढ़ा गए। बात समझ में आ रही नहीं?
आएंगी पहले तो घर का पंचौरा बात करने लगते हैं लोग। देखो भाई, पब्लिक कंपनी में सेक्शन 2 क्लॉज 71 डिफाइन करते हुए बताता है पब्लिक कंपनी मींस द कंपनी विच इज नॉट अ, जैसे प्राइवेट ने क्या बोला, जो पब्लिक नहीं वो प्राइवेट है, उसी तरह पब्लिक नहीं बोलते जो प्राइवेट नहीं वो पब्लिक हो गई। कॉन्ट्रोवर्सी हो गई डिफिनीशन में, फिर नहीं समझ में आया तुम्हारे। फिर हम कहां पहुंचे भाग के, ये बताया जिसमें नंबर ऑफ मिनिमम मेंबर्स कितने हैं और मैक्सिमम पर कोई लिमिट, जो अपने शेयर्स को पब्लिक जनरल पब्लिक को फ्रीली ट्रांसफर कर सकती है, जो पब्लिक को इन्विटेशन अलाउड कर सकती है ना, जो अपने नाम के साथ लिमिटेड वर्ड यूज कर सकती है, जिसमें मिनिमम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने हो, 3 हो, वो क्या है पब्लिक बात समझ में आ रही नहीं? इसमें कोई समस्या हो बताएं आप लोग। क्लियर? आगे बढ़ा जाए। देखो, जब से कंपनीज एक्ट 2013 आया वो नया एक 2-3 चीजें लेके आया। जैसे पहले लड़कियां डायरेक्टर्स नहीं बन सकती थी, वुमेन्स डायरेक्टर का कोई कॉन्सेप्ट कंपनी 2013 के पहले के एक्ट में नहीं था, पता ही नहीं आपको। आज आप देखिए दिल्ली की जो सीएम है कौन है, रेखा गुप्ता। तुम्हारे देश के राष्ट्रपति कौन है, ठीक है ना, तो ध्यान रखो। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर कौन है, ठीक है, तो ध्यान रखें आप। तो क्या किया गया, वुमेन्स इंपावरमेंट का एज लाएगा। इसी तरह कंपनी एक्ट ने क्या कर दिया, वुमेन्स डायरेक्टर को क्या कर दिया है, इनकरेज किया और बोला कि अगर कोई पब्लिक कंपनी उसमें 3 डायरेक्टर मिनिमम है, जिसमें से एक कौन होनी चाहिए। ऐसा क्यों, ठीक है ना। तो क्या किया जा रहा है, महिलाओं का एक परसेंटेज क्या कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया कि उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिले, ठीक है। और ये दूसरी बात थी, 1 पर्सन कंपनी, डोरमेंट कंपनी का भी कॉन्सेप्ट उसी में है, विसल ब्लोअर कमेटी का भी इसमें कॉन्सेप्ट आया, ठीक है ना, बहुत सारा है। 1 पर्सन कंपनीज की आप यहां पर बात करने वाले हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 62 बात करता है ओपीसी के बारे में। एन ओपीसी मीन्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विथ ओनली 1 पर्सन एज इट्स मेंबर। ऐसी कोई कंपनी, देखो प्राइवेट कंपनी में कई लोग होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। पब्लिक कंपनी में क्या है, बहुत ज्यादा लोग हो जाते हैं। तो क्यों ना गवर्नमेंट क्या बोला, हम अपने कंपनी की चीजों को इंकरेज करें, अपने बिजनेस को इंकरेज करें। आप देख रहे हैं ना, अडानी जी पूरे इंडिया को, पूरी बीजेपी गवर्नमेंट अडानी को पूरी इंडिया बेचने में लग गई है। अगर आप देखें अगर कायदे से तो, है ना। मोदी जी कह रहे हैं मां के नाम एक पेड़, पहले 10 लाख कटवा दो, फिर मां के नाम पेड़ लगा दो, ठीक है ना। ये क्या हो रहा है, 138 वीडियो अपलोड हो गया अडानी के नाम, अडानी की हालत खराब हो गई, है ना। तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ओपीसी का मतलब क्या हो गया, ऐसी कोई, अब क्या हो गया, इनकरेज किया गया ना। इनकरेज करते समय ध्यान रखा कि एक पर्सन भी अपनी कंपनी को सेटअप करे और चला पाए। इसीलिए क्या किया गवर्नमेंट ने, इनकरेज कर दिया, 1 पर्सन कंपनी का कॉन्सेप्ट लाया, ठीक है। तो ध्यान रखोगे, ऐसे क्लियरेंस नहीं हुआ तो हम लोग क्लियरेंस कर रहे हैं। देखोगे मेंबर ऑफ ओपीसी 1 पर्सन कंपनी का जो मेंबर है वो कौन हो सकता है, पहली बात तो इंडियन सिटीजन होगा, ये प्रोविजन ध्यान रखो। मतलब कोई अगर बाहरी व्यक्ति सोचे इंडिया में आके वो ओपीसी का मेंबर बन जाए, वो बन नहीं सकता है। फिर दूसरी बात क्या, रेजिडेंट इन इंडिया है। नोरा फतेही जानते हो, क्या वो इंडियन सिटीजन है क्या, नहीं। अक्षय कुमार इंडियन सिटीजन है क्या, नहीं, है ना। जैकलिन इंडियन सिटीजन है क्या, नहीं, बट इंडियन रेजिडेंट है सब, ठीक है। आप देखोगे इंडियन सिटीजन कौन होता है, जो बाय बर्थ करता है, जिसका बर्थ या इंडिया में हो या जिसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया से बिलोंग करते हो, ठीक है। रेजिडेंट कौन होता है, जो प्रीवियस ईयर में 182 डेज इंडिया में रहा हो, ठीक है। तो ध्यान रखोगे, तो मेंबर कौन बन सकता है, तो इंडियन सिटीजन हो प्लस रेजिडेंट इन इंडिया हो, ठीक है। फिर ओनली 1 पर्सन, है ना। तो जहां 1 पर्सन लिखा है, 1 पर्सन एंड 1 नॉमिनी। एक आदमी अगर बिजनेस कर रहा है, आज वो मर गया, तो बिजनेस कौन संभालेगा, उसका नॉमिनी संभालेगा, ठीक है। ये जिसका एवरेज एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ को एक्सीड ना करता हो, जिसका पर्पज केवल क्या हो, प्रॉफिट मोटिव, ठीक है। तो ध्यान रखोगे, यही है आपकी ओपीसी,
बात समझ में आ रहा है? एक बार आप अपने से पढ़ लें इसको। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। दिख रहा है सबको? क्वेश्चन है आपका प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में डिफरेंस। ठीक है भाई, तो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में तो आप जनरली अब डिफरेंस कर सकते हो ना। जैसे मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करोगे, प्राइवेट में 2, पब्लिक में 7, मैक्सिमम 200, इसमें अनलिमिटेड। ये पब्लिक को इन्विटेशन नहीं कर सकता है, ये आराम से करेगा, क्योंकि ये क्या है, इसकी लीगल बाइंडिंग, लीगल फॉर्मेलिटीज में आता है। नहीं करोगे तो शेयर इशू नहीं कर पाओगे। फिर रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर, ये अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं करेगा, किसको? जनरल पब्लिक को। लेकिन ये क्या है, फ्रीली ट्रांसफरेबल करेगा जनरल पब्लिक को, क्योंकि ये क्या है, लीगल बाइंडिंग है, लीगल फॉर्मेलिटीज में आएगा। ठीक है, ये अपने बिजनेस को कब स्टार्ट कर सकता है? आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। जैसे ही कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर दिए हो, वैसे ही क्या करोगे, प्राइवेट कंपनी की तरह आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन यहां पर इनकॉर्पोरेशन के साथ साथ आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी चाहिए होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? ध्यान रखेंगे आप। अब देखो भैया, प्राइवेट कंपनी को मस्ट प्रिपेयर एंड फाइल इट्स ओन एओए। प्राइवेट कंपनी अगर चाहे खुद का अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाए, प्रिपेयर करे और सबमिट करे। ठीक है, लेकिन पब्लिक कंपनी को क्या करना है, मॉडल, ठीक है, मॉडल आर्टिकल ऑफ गिवन इन कंपनीज एक्ट में जो बताया गया है उसी को फिलअप करना है, उसी को फॉलो करना है। ठीक है, अपने मन से आप कोई लीगल फॉर्मेलिटीज पे काम नहीं करने वाले। ठीक है, फिर मिनिमम डायरेक्टर्स कितने हैं? 2, मैक्सिमम 15। मैक्सिमम 15 सब में है। ओपीसी में मैक्सिमम डायरेक्टर कितने सकते हैं? 15। यहां पर मिनिमम 3, मैक्सिमम 15। ठीक है, कोरम का मतलब क्या है? मतलब किसी भी मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने चाहिए, उसको क्या है, कोरम बोलते हो आप। तो यहां केवल 2 व्यक्ति भी अगर आ गए तो आप क्या कर सकते हो, मीटिंग कर सकते हो। लेकिन यहां पर 5 मेंबर्स का कोरम का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, इंडेक्स ऑफ मेंबर्स रखना यहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है। जितने कंपनी के मेंबर मतलब शेयर होल्डर है, उनका आप लाइन से नाम रखोगे, एड्रेस रखोगे, है ना, ये सारी चीजें आप मेंटेन करोगे। लेकिन यहां पर मेंटेन करना रिक्वायरमेंट है, यहां पर मेंटेन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा। यहां पर शेयर वारंट इशू नहीं करते हो, क्योंकि शेयर ही इशू नहीं है तो शेयर वारंट क्या इशू होगा। यहां पर शेयर इशू होता है तो वारंट भी इशू करोगे आप। ठीक है, शेयर इशू करने के लिए यहां पर प्रोस्पेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है। भाई प्रोस्पेक्टर कौन इशू करता है? जो शेयर इशू करता है। तो पब्लिक कंपनी शेयर इशू करती है ना, तो ध्यान रखोगे इसको क्या है, मस्ट इशू एंड फाइल प्रोस्पेक्टर। ठीक है, बिना प्रोस्पेक्टर इशू किए, प्रोस्पेक्टर इन लीन ऑफ प्रोस्पेक्टर, प्रोस्पेक्टर की जगह पर कोई और भी डॉक्यूमेंट आप इशू कर सकते हो। लेकिन प्राइवेट कंपनी को क्या है, इसका एग्जेम्पशन है, प्राइवेट कंपनी इशू करे या नहीं इशू करे। ठीक है, क्योंकि वहां पर शेयर तो होता नहीं है, वो अपने रिलेटिव रिश्तेदारों को एक पर्टिकुलर पार्ट दे देते हैं कंपनी का कि इतना पे कंट्रोल मैनेजमेंट तुम्हारा रहेगा, इतने पे हमारा रहेगा। ठीक है, ये अपने नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करती है, ये अपने नाम के साथ क्या करता है, लिमिटेड वर्ड यूज करता है। फिर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन अलॉटमेंट शेयर्स एंड मिनिमम सब्सक्रिप्शन, यहां पर किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किस पर, अलॉटमेंट पर और मिनिमम सब्सक्रिप्शन पर। लेकिन यहां पर कैन नॉट अलॉट शेयर विदाउट राइजिंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन। जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% आप नहीं कर लोगे, तब तक अपने शेयर को आप इशू नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ रही नहीं? तो इसीलिए क्या बोला गया कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन पब्लिक कंपनी में ही होता है केवल, और कितना होगा, 90% ऑफ सच इशू। फिर लिस्टिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज, प्राइवेट कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाने का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन पब्लिक कंपनी को क्या है, लिस्ट करवाना पड़ता है। यहां पर मैनेजर लिमिनेशन का कोई लिमिट नहीं है, यहां पर लिमिट है कितना, 11% टोटल नेट प्रॉफिट का। कब, एनुअल, मतलब साल भर में। लेकिन कब, जब कंपनी को क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट हो रहा होगा तब। अगर प्रॉफिट नहीं है, लॉस में है, तो 50,000 पर एनम से ज्यादा नहीं दोगे। बात समझ में आ रहा है? यहां तक कोई प्रॉब्लम हो बताए। देखो ये कुछ चीजें के लिए छोड़ दिया गया है, नोट है
एग्जेम्पशन एंड प्रिविलेजेस, प्राइवेट कंपनी को रिक्वायरमेंट नहीं है स्टैट्यूटरी मीटिंग करे वो या फाइल करे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, कहां पर, बोर्ड ऑफ, है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या किसी भी मीटिंग में, ठीक है। फिर उसको शेयर का अलॉटमेंट नहीं करना है, डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट रेम्युनरेशन नहीं फिक्स करना है, राइट शेयर नहीं इशू कर सकता, शेयर ही इशू नहीं करता तो राइट शेयर की बात ही नहीं है, अकाउंट को पब्लिक नहीं कर सकता है ना, काइंड ऑफ शेयर का यहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकते हो। लेकिन ये सारे प्रोविजन यहां पर मस्ट अप्लीकेबल है ना। यहां पर मीटिंग करनी पड़ेगी, आपको पता है ना मीटिंग कितने तरह की है, इसका चैप्टर अलग रहे बताएंगे। मीटिंग 3 तरह की है, पहला क्या है आपका एजीएम, दूसरा क्या है आपका ईजीएम, तीसरा क्या है आपका क्लास मीटिंग, ठीक है। साल में एक बार एजीएम, साल में कितनी भी बार ईजीएम, है ना। क्लास मीटिंग में क्या है, तुम्हारे क्लास में तुम बैठो, जिसका क्लास जो बैठेगा, अलग अलग क्लास की बात होगी, ठीक है। तो इक्विटी का इक्विटी के साथ, प्रीफरेंस का प्रीफरेंस के साथ, इसको क्लास मीटिंग बोल गया। यहां पर अलॉटमेंट का जरूरत है, विदाउट अलॉटमेंट काम नहीं होगा, 90% पहले सब्सक्रिप्शन लाओ फिर अलॉटमेंट करो। यहां पर डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट भी होगा, उसको रिम्यूनरेशन भी दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें यहां पर रिक्वायरमेंट होगी, बाकी यहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। यहां तक अगर किसी टॉपिक में किसी प्रॉब्लम हो वो बताए।